वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये आज की वीडियो हमारी सेकंड वीडियो है जब तक 3 की, और आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट से। सो व्हाट इज द 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट? इट सेज लेट G be a group and H a non-empty subset of G, and if it satisfy 2 conditions, AB belong to H for all A comma B belong to H। आप इसको क्लोजर लॉ या H is closed ऐसा भी कह सकते हैं। एंड सेकेंड इज A इनवर्स बिलोंग टू H फॉर ऑल A बिलोंग टू H, मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो H अगर 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है देन H इज सबग्रुप ऑफ G। तो क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसके बिहाफ पे हम इसको सबग्रुप कह सकते हैं। दैट्स व्हाई इट हैज ए टाइटल 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट। तो हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ये सबग्रुप बन जाएगा। तो ये दोनों चीजें गिवन दी गई है, H को सबग्रुप दिखाना है, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए 1 स्टेप सबग्रुप टेस्ट का यूज करेंगे। तो आप रिकॉल करोगे 1 स्टेप सबग्रुप टेस्ट क्या था। 1 स्टेप सबग्रुप टेस्ट में हम यूजुअली 3 चीजें दिखाते थे। नंबर 1 कि आपका सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, आपका सेट H सबसेट ऑफ G होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन AB इनवर्स बिलोंग टू H। करेक्ट? तो यहां पर आप देखेंगे H को नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G ये गिवन दिया हुआ है, तो इसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या शो करना है, AB इनवर्स बिलोंग टू H। अगर ये हमने शो कर दिया तो हम कह पाएंगे कि हमारा सेट सबग्रुप है। तो जस्ट ए 1 लाइन प्रूफ, बहुत आसान है। लेट A कॉमा B बिलोंगिंग टू H। सो बाय 2 यहां से इसमें क्या लिखा है, जब भी एक एलिमेंट H में बिलोंग करेगा उसका इनवर्स बिलोंग करेगा। सो B इनवर्स बिलोंगिंग टू H। तो सिंस A बिलोंग कर रहा है और B इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है H में, तो बाय 1 वी हैव AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H। देखिए 1 में क्या लिखा है कि अगर कोई 2 एलिमेंट H में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट H में बिलोंग करेगा। तो A H में बिलोंग कर रहा है, B इनवर्स H में बिलोंग कर रहा है, तो इक्वेशन 1 से इन दोनों का प्रोडक्ट बिलोंग करेगा H में। तो अगर हम फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को देखें तो हमने क्या प्रूफ कर लिया कि whenever AB belong to H, AB inverse belong to H। तो हम क्या कहेंगे, by 1 step subgroup test H is subgroup of G। तो बहुत छोटा सा ही प्रूफ है, और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके सेट के एलिमेंट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं तो इन प्लेस ऑफ 1 स्टेप सबग्रुप टेस्ट आप 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे बुक के। तो देखिए एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6, तो इसमें आपको एक सेट दिया हुआ है, क्या कहता है, लेट G be an abelian group and order of X is finite। To show H is subgroup of G। तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि G is an abelian group, H is a collection of all those element from G whose order is finite। ये ऑर्डर का सिंबल है, mod x जो लिखा है वो ऑर्डर ऑफ x का सिंबल है, तो ऑर्डर ऑफ x इज फाइनाइट। तो इस टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन सबग्रुप बन जाती है, ये शो कर रहा है। सो सिंस ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1। So order of this is 1 and 1 is a finite number। तो इसका मतलब क्या हुआ, E H में बिलोंग करेगा। तो इससे क्या साबित होगा, H is नॉन एम्प्टी। देखिए कोई भी थ्योरम लगाएंगे आप, चाहे 1 स्टेप लगाएं चाहे 2 स्टेप, नॉन एम्प्टी सबसेट तो शो करना ही करना है। करेक्ट? तो फर्स्ट, अब सेकंड प्रॉपर्टी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ H, बाय डेफिनेशन ऑफ H is subset of G। देखो H की डेफिनेशन कैसी है, इसमें लिखा है H के अंदर G के मेंबर्स लेने हैं।
जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो जब जी के ही मेंबर लेने हैं तो इसका मतलब जी का सबसेट ही आएगा, तो हम कह सकते हैं एच इज सबसेट ऑफ जी। नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच, तो इससे क्या पता चला, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी बोथ आर फाइनाइट। तो ऑर्डर फाइनाइट है तो इसको आप कुछ लिख भी सकते हैं, लेट करना चाहें तो, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज एन एंड ऑर्डर ऑफ बी इज एम। तो यहां पर एन और एम लीस्ट नंबर होते हैं, सो ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर एम को, फिलहाल यहां हमें लीस्ट की कोई रीजनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इसलिए हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हाईलाइट कर सकते हैं। मुझे 1 स्टेप या 2 स्टेप लगाना है, तो फिलहाल मैं 2 स्टेप लगाना चाह रहा हूं क्योंकि 2 स्टेप के बाद का क्वेश्चन है, आप कोई भी लगा सकते हैं वैसे। तो 2 स्टेप लगाने के लिए आपको 2 कंडीशन दिखानी पड़ेगी, एक तो क्लोजर लॉ और एक इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। तो पहले मैं क्लोजर लॉ दिखाना चाहता हूं। मैं क्या शो करना चाहता हूं, इसका ऑर्डर फाइनाइट है, तो कैसे करेंगे हम, इसके ऊपर मैं कुछ नंबर पावर लगाऊंगा और वो पावर mn लगाऊंगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज g इज अबेलियन। अगर g अबेलियन है तभी ऐसे लिख सकते हैं, अगर अबेलियन नहीं होता तो हम कैसे लिख पाते, फिर अब इसको हम लिख पाते हैं ab इंटू ab इंटू ab, करेक्ट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जो इसके ऑर्डर का रिस्पेक्टिव पावर है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। अब a रेज़ टू पावर n e है, ये भी e है, सो फाइनली इट इज e। तो आपने क्या देखा, ab के ऊपर mn लगाने से e आ गया, ab के ऊपर mn लिखने से e आ गया। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट a रेज़ टू पावर n इज आइडेंटिटी। तो m इंटू n एक नंबर है जो लिखा तो आइडेंटिटी आ गया। तो ऑर्डर क्या होगा, 1 से लेकर mn के बीच में कोई होगा, या mn हो सकता है मैक्सिमम, है ना, क्योंकि mn पावर से तो e आ ही गया। तो अगर mn से पहले कहीं e आ रहा होगा तो ऑर्डर उससे छोटा हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा होगा तो mn तो e है ही है। तो इससे एक बात पता चल जाती है कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो फाइनाइट है। हमारा कंसेप्ट फिलहाल इस क्वेश्चन में फाइनाइट है, कितना ऑर्डर है वो नहीं निकालना है, करेक्ट। तो अगर फाइनाइट ऑर्डर है तो ये कहां बिलोंग करेगा, एच में। 4th पॉइंट, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, लेट ए बिलोंग टू एच, सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। सो ऑर्डर लेट कर लेते हैं, that is n is the least positive integer such that a raised to power n is equal to identity। इस वाले केस में मुझे लीस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। मुझे क्या शो करना है, ये वाली कंडीशन, whenever a belong to h, a inverse belong to h। और इस क्वेश्चन में कोई नंबर h में कब आएगा, जब उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। तो मुझे यहां पर क्या शो करना है, a इनवर्स बिलोंग करेगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो a इनवर्स बिलोंग कैसे करेगा, जब उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप ऐसे कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर माइनस n। तो कैसा हो जाएगा, e a रेज टू पावर माइनस n। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इनवर्स पावर n इज इक्वल टू e, वेयर n इज लीस्ट, वेयर n इज लीस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, a का जो ऑर्डर है वो n होगा, इट मींस a इनवर्स बिलोंगिंग टू h, दिस इंप्लाइज h इज सब ग्रुप ऑफ g। ऐसा कह सकते हैं ना, a के ऊपर, a इनवर्स के ऊपर n लगाने से e आ गया, और n लीस्ट ही है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला, ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो आप उसका ऑर्डर n कह सकते हैं। वैसे यहाँ ऑर्डर निकालना नहीं है, फाइनाइट शो करना था, बट इस केस में ऑर्डर निकल रहा है प्रॉपर, तो नो इशू। सो
ए इनवर्स रेज टू पावर एन ई, इसका मतलब उसका ऑर्डर एन आ गया, एन आ गया तो मतलब फाइनाइट हो गया। ऑर्डर फाइनाइट हो गया तो क्या हो गया कि जो ए इनवर्स है एच में बिलोंग करेगा। तो बाय टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट एच इज सबग्रुप ऑफ जी, ऐसा आप इसको कह सकते हो। करेक्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 क्या कहता है, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप एंड एच एंड के बी सबग्रुप ऑफ जी, देन एच के इज इक्वल टू दिस। अगर दो सबग्रुप आपके पास हैं तो उसका प्रोडक्ट देखो कैसे डिफाइन होता है, एच भी ग्रुप है, के भी ग्रुप है। तो अगर कैपिटल एच कैपिटल के को लिखते हैं साथ साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट आप एच सेट में से लोगे, एक एलिमेंट के सेट्स में से लोगे और उसको इस तरीके से लिखोगे। पहले अगर एच लिखा है तो पहले एच का एलिमेंट ही लोगे, उसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। बाय द वे इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, बिकॉज जी अबेलियन दिया हुआ है, अदरवाइज जनरली उसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो आपको शो करना है एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसको भी मैं टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से ही यहां पर फिलहाल प्रूव करूंगा। तो एच के की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, क्या है, एच के इज एच के, एच बिलोंगिंग टू एच, के बिलोंगिंग टू के। ओके, अब मैं नॉन एंटिटी से शुरू करूंगा। तो सिंस H is subgroup of G and K is subgroup of G, therefore it is given H and K are subgroup। तो सबग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी तो होगी, तो जो आइडेंटिटी है वो H में भी होगी और K में भी होगी। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, E E। तो ये कहां बिलोंग करेगा, H K में। ये वाला E H में है, ये वाला के में है, एक्चुअली दोनों सेम ही है, और इनको प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, ई आता है। तो हमने एच के में एक एलिमेंट ढूंढ लिया जिससे ये जस्टिफाई होता है कि ये नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट के लिए। सो टू शो एच के इज सबसेट ऑफ जी, लेट एक्स बिलोंग टू एच के। हमने एक एच के में एलिमेंट ले लिया, एच के का एलिमेंट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट h1 बिलोंग टू h, k1 बिलोंग टू k, सच दैट x इज इक्वल टू h1 k1। अब h1 k1 g में बिलोंग करता है, बिकॉज h1 बिलोंग टू h विच इज सबसेट ऑफ g, K1 belong to K which is subset of G and G is a group। तो G ग्रुप है, ये दोनों एलिमेंट G में है, तो क्लोजर लॉ से प्रोडक्ट भी G में आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, अगर हम HK में एलिमेंट पिक करते हैं तो वो G में आ जाएगा। थर्ड, टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट का क्लोजर लॉ होता है। नेक्स्ट, लेट x, y बिलोंगिंग टू HK। तो x कैसा होगा, सो दिस इंप्लाइज x लुक लाइक h1 k1, और y कैसा होगा, h2 k2 फॉर सम h1 h2 belong to h and k1 k2 belonging to k1 k2 belonging to k। अब हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए। फिलहाल हम इसे टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट से कर रहे हैं। अगर वन स्टेप से करना चाहें तो डायरेक्ट आप x इंटू वाई इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो x इंटू वाई, h1 k1, h2 k2। अब इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं ड्यू टू अबेलियननेस ऑफ G। सो because G is abelian, because G is abelian। ओके, अब ये कहां पर है, H में, ये K में, so this belong to H K, because H1 और H2 कहां बिलोंग कर रहे हैं, H में। और ऐसा देखो, ऐसे नहीं कह सकते हम डायरेक्ट
कि अगर H1 H2 H में है तो प्रोडक्ट भी H में होगा, उसके लिए भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी चाहिए कि H ग्रुप है, H ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप तो है, तो क्लोजर लॉ से ही सेटिस्फाई होगा। करेक्ट? इस बात को कभी इग्नोर नहीं करना कि दो एलिमेंट H में है तो प्रोडक्ट H में चला जाएगा, नो, उसके लिए क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सिंस यहाँ पर H और K ग्रुप्स हैं तो इनमें दोनों में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होता है। तो एक प्रॉपर्टी आ गई आपके पास कि XY बिलोंगिंग टू HK हो गया। करेक्ट? फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लेट X बिलोंग टू HK, सो दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू HK for some H belonging to H and K belonging to K। अब मुझे निकालना है X इनवर्स, तो X इनवर्स कैसे निकालें? HK होल इनवर्स, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड। अब मेरा जो ग्रुप है वो अबेलियन है, तो मैं पहले इसको चेंज कर देता हूं, बिकॉज G इज अबेलियन। क्या फायदा होगा चेंज करने से कि अब मैं इसमें अगर सॉक्सू प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, अगर मैं अब इसमें सॉक्सू प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो कैसा आ जाएगा? H इनवर्स K इनवर्स। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि लेफ्ट साइड में मेरा H मिल गया, सो दिस एलिमेंट बिलोंगिंग टू H एंड दिस इज K। देखो इसी के जैसी फॉर्म दिख रही है ना, क्योंकि कोई चीज HK में कब आ सकती है? जब पहला एलिमेंट H सेट का हो, दूसरा एलिमेंट K सेट का हो। तो यहां पर H कहां बिलोंग कर रहा है? H में, और H क्या है? ग्रुप है। आप रीजनिंग देने के लिए तो दे सकते हैं H बिलोंगिंग टू H एंड H इज ए ग्रुप, ग्रुप कह दो सब ग्रुप कह दो एक ही बात है। सो H इनवर्स बिलोंग टू H, सिमिलरली K इनवर्स बिलोंगिंग टू K। सो यहां पर X इनवर्स HK में आ गया। सो बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट H is subgroup of G, है ना? तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल 7 हो जाता है। एग्जाम्पल 8 मैंने यहाँ लिख के रखा है, तो इसमें कोई सोल्यूशन ज्यादा स्पेशल नहीं है, तो इसी पार्ट में ये हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल 8 में क्या है? लेट G बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। G के अंदर सारे रियल नंबर हैं जीरो को छोड़ के, और ऑपरेशन कौन सा ले रखा है? मल्टीप्लीकेशन। H क्या सेट लिया है? वो सारे नंबर्स जो या तो 1 है या इररेशनल नंबर है। देखो इसका सॉल्यूशन एक एक लाइन में हो जाएगा। √2 H में बिलोंग कर रहा है, इररेशनल है, बट √2 into √2 जो कि होगा 2 which is doesn't belonging to H। तो हम क्या देख रहे हैं? क्लोजर लॉ फेल हो गया। एक एलिमेंट H में है, उसको खुद से मल्टीप्लाई किया तो H में जाना चाहिए था क्लोजर लॉ से, बट यहां पर नहीं जा रहा क्योंकि 2 इररेशनल नंबर नहीं होता और 1 भी नहीं है, तो ये नंबर H में नहीं है। एंड K में देखें तो K में 2 बिलोंग करता है, बट 1/2 बिलोंग नहीं करता। 1/2 क्या चीज है? इनवर्स ऑफ 2, मल्टीप्लीकेशन में। तो हम क्या कह पा रहे हैं कि H is not subgroup of G and K is also not subgroup of G। तो यहाँ पर उसने ऐसी एक एग्जांपल डाल दिया, इवन 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट से तो कोई कनेक्शन नहीं था, बट इसमें लिखा हुआ था तो मैंने आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सोल्यूशन दे दिया। करेक्ट? तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट में क्या है कि आपको एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ G दिया हुआ है, और क्या कहता है इसमें? इफ H इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ G देन H इज सबग्रुप ऑफ G। तो यहां पर इस थ्योरम में आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है आपको, कौन सी? क्लोजर लॉ वाली। बट कंडीशन क्या है कि H फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर H फाइनाइट सबसेट ऑफ G है, G कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, H फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर H फाइनाइट है और क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है तो सबग्रुप बन जाएगा G का। इस थ्योरम का काफी यूज हो सकता है, जैसे हम फाइनाइट सेट वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपने देखा होगा Zn पे बेस्ड और Un पे बेस्ड।
तो उसमें जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उनमें सब ग्रुप या ग्रुप करना है तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस ही होती है, खास करके एसोसिएटिव लॉ में होती है। तो अगर इस थ्योरम का हम यूज करें और हमारे पास कोई Zn या Un का सेट दे रखा है और हमें शो करना है कि वो सब ग्रुप है, तो सिर्फ अगर हम क्लोजर लॉ चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो सब ग्रुप है। और क्लोजर लॉ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं जिसे हम कैले टेबल कहते हैं। तो अगर कैले टेबल बना के वो सारे एलिमेंट्स H में बिलोंग करें, देन हमारा H इज ए सबसेट ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G, करेक्ट, सब ग्रुप ऑफ G। तो इसमें देखिए प्रूफ कैसे करें, थोड़ा सा लेंथी प्रूफ है बट सिंगल स्टेप में हो जाता है, एक ही टाइप की रीजनिंग में। इसमें गिवन क्या दिया है आपको, गिवन H इज नॉन एम्प्टी, फाइनाइट, तो फाइनाइट तो स्पेशल अलग से क्वांटिटी है हमारे पास, सबसेट, क्योंकि अगर हम 1 स्टेप और 2 स्टेप की बात करें तो नॉन एम्प्टी और सबसेट होना चाहिए, तो वो इसमें दिया हुआ है, करेक्ट। अब हमें क्या शो करना है, वो सब ग्रुप है। सो इन व्यू ऑफ this is 2 step, so in view of 2 step subgroup test it is enough to show that A inverse belong to H for all A belonging to H। ये देखिए 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है H में। नंबर 1 H इज नॉन एम्प्टी, नंबर 2 H इज सबसेट ऑफ G, नंबर 3 क्लोजर लॉ, नंबर 4 इनवर्स प्रॉपर्टी। तो आप देखेंगे तो यहां पर H को नॉन एम्प्टी दिया है और नॉन एम्प्टी और सबसेट भी दिया है, और ये भी गिवन दिया हुआ कि H क्लोज अंडर ऑपरेशन है, तो क्लोजर लॉ भी दिया हुआ है। तो अगर इनवर्स प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर जाए तो सब ग्रुप बन जाएगा। तो हमारा एम सिर्फ यहां पर क्या है कि इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। सो लेट A बिलोंग टू H बी एनी एलिमेंट। सो हम 2 केस बना रहे हैं। इफ A इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन A इनवर्स कितना होगा, हमें प्रूफ क्या करना है, कोई भी एलिमेंट अगर H में है तो उसका इनवर्स भी H में है। तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया H में, अगर A E है तो उसका इनवर्स क्या होगा, E होगा, और E तो H में बिलोंग कर जाएगा। क्यों, क्योंकि A को हमने E माना है और A H में बिलोंग कर रखा है तो वो बिलोंग कर जाएगा। दूसरा केस, अगर A E के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, देन बाय क्लोजर लॉ A स्क्वायर। ध्यान से सुनो, ये सबसे मेन स्टेप यही है इसकी रीजनिंग में। A H में बिलोंग कर रहा है तो A इंटू A कहां बिलोंग करेगा, H में, क्लोजर लॉ से, बिकॉज इफ एन एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप देन A इंटू A भी H में आ जाएगा क्लोजर लॉ से। अच्छा जी, A क्यूब कहां बिलोंग करेगा, H में, क्योंकि A कहां बिलोंग कर रहा है, H में, A स्क्वायर कहां बिलोंग कर रहा है, H में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहां बिलोंग करेगा, H में। सिमिलरली A4, A5 एंड सो ऑन बिलोंगिंग टू H। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितनी लंबी लिस्ट बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट ए लिस्ट ऑफ इनफिनिट एलिमेंट्स। ये इनफिनिटी के डैश लगा के छोड़ दिया आपने कि क्लोजर लॉ से सभी बिलोंग कर जाएंगे। अब यहां पर जो मेन स्टेप है वो क्या है, यहां पर यूज होता है इसका, फाइनाइट का। कितने एलिमेंट है ये, इनफिनिट एलिमेंट है, H में बिलोंग करा दिया हमने, और H कैसा है, फाइनाइट। तो इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूं। मान लो एक सेट है H, और इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, और मैं कह दूं कि इसके अंदर A B C तीनों बिलोंग करते हैं, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, H के अंदर मुझे कंफर्म है कि 2 एलिमेंट हैं, और मैं कह दूं A B C H में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये है कि
इन तीन में से कोई दो एलिमेंट गारंटेड इक्वल है। करेक्ट? क्योंकि अगर दो इक्वल नहीं हुए, तीनों डिस्टिंक्ट हुए, तो इसमें कैसे बिलोंग करेंगे? वो तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। सेम लॉजिक हम यहां पर यूज कर रहे हैं कि हमारा जो सेट है वो कैसा है? फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एंड दिस लिस्ट इज इनफिनिट। तो क्या होगा? सिंस H इज फाइनाइट therefore there exists I greater than J such that I greater than J तो हम अपनी चॉइस से लिख रहे हैं कि इनमें दो नंबर ऐसे होंगे जो इक्वल होंगे। तो ऑब्वियसली एक की पावर छोटी होगी, एक की बड़ी होगी, क्योंकि सारी पावर अलग अलग है ना। हमने क्या कहा? H फाइनाइट सेट है और इसमें ये लिस्ट इनफिनिट है। तो इसका मतलब है इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, दो तो क्या बहुत सारे होंगे जो बार बार सेम आ रहे होंगे। तो कोई दो एलिमेंट जो सेम आ रहे होंगे, हमने उनका नाम ये रख दिया और पावर एक पे I मान ली, एक पे J। तो जब दो एलिमेंट आप इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली एक पावर बड़ी होगी, एक छोटी, तो बड़े वाले का सिंबल हमने बाय डिफॉल्ट I मान लिया। इसमें a की पावर I माइनस J को हम क्या लिख सकते हैं? E a की पावर माइनस J से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हम ग्रुप में डील कर रहे हैं तो इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट? अब इससे आगे अब हम यहां पर क्लेम करने जा रहे हैं कि जो a एलिमेंट है, हमारा मकसद क्या है? हमें तो इसका इनवर्स ढूंढना है। तो हम कहेंगे कि हमारे एलिमेंट का जो इनवर्स है वो ये है I माइनस J माइनस 1। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये हमारा इनवर्स है और उसमें यूज हम इस कंडीशन का करेंगे। आगे सिंस I ग्रेटर देन J therefore I माइनस J ग्रेटर देन 0। I और J है क्या? ये नेचुरल नंबर्स है। तो आप इससे क्या कह सकते हो? I माइनस J ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि I और J नेचुरल नंबर है। अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं I कॉमा J नेचुरल नंबर, अगर कंफ्यूजन है आपको, क्योंकि हम I और J इन पावर्स को ले रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर्स हैं। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है। तो अगर 0 से बड़ा है तो डिफरेंस 1 होगा। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस कभी भी 0.1 नहीं आ सकता, है ना, 0.2 नहीं आ सकता। अगर 0 से बड़ा डिफरेंस तो मिनिमम 1 होगा नेचुरल नंबर्स में। रियल नंबर में अलग बात है। तो अगर 0 से बड़ा होगा तो 1 या 1 से ज्यादा होगा। तो इससे हमें क्या पता चला? I माइनस J माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So this implies a raised to power I minus J minus 1 belong to H। करेक्ट? अच्छा, इसमें भी हम साबित कर सकते हैं कि 0 नहीं है। देखो कैसे, ये हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लेम I minus J minus 1 is not equal to 0। If I minus J minus 1 equal to 0, then I minus J equal to 1। So this implies so by 1 a raised to power 1 is equal to identity, that is a is equal to identity। This is a contradiction। अगर हम इसको 0 मान लें तो I माइनस J की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और यहां पे मैं 1 लिख दूंगा, I माइनस J की जगह 1, तो A की वैल्यू E आ जाएगी। और हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं? A की वैल्यू E नहीं है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला? I माइनस J माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट? सो A रेज़ टू पावर I माइनस J माइनस 1 बिलोंगिंग टू H। ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है। तो कैसी हुई? नेचुरल नंबर में हुई 1 2 3। तो अगर a की पावर 1 2 3 है, वो सारे h में बिलोंग कर रहे हैं ना? क्योंकि इनवर्स जो है h में बिलोंग करना चाहिए, हमें ये साबित करना पड़ेगा। अब हम अपने इस मेन पॉइंट पे आते हैं कि वो इनवर्स है या नहीं। तो उसके लिए मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। वो छोटा सा काम है, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? सॉरी ए से। अगर a का इनवर्स ये है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? a
मल्टीप्लाई ये पूरा आइडेंटिटी और फिर ऐसी रिवर्स। तो इसको करेंगे तो a की पावर i माइनस जे, और इक्वेशन 1 में हमने प्रूफ करके रखा है e है, तो यहां पे साबित हो जाता है कि a इनवर्स जो है वो इसके इक्वल है, और ये हम पहले से प्रूफ करके रखे हैं वो h में है। तो बाय टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट हमने क्या प्रूफ कर लिया, H इज सबग्रुप ऑफ G। करेक्ट। मैं इसको एक बार पूरा समराइज कर देता हूं दोबारा। हमें गिवन दिया हुआ है कि H नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G है, तो हम इसमें टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट से प्रूफ करना चाहते हैं कि H सबग्रुप है। तो टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट में दो कंडीशन होती है, क्लोजर लॉ और इनवर्स। तो आप देखेंगे तो क्लोजर लॉ गिवन दिया हुआ है, तो क्लोजर लॉ को छोड़ दो। अगर हम इनवर्स वाली प्रॉपर्टी शो कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सबग्रुप बन जाएगा। तो लेट A बिलोंग टू H, और हमें शो क्या करना है, A इनवर्स बिलोंग टू H। तो हमने दो केस बनाए, A इक्वल टू E, A नॉट इक्वल टू E। इफ A इक्वल टू E तो A इनवर्स भी E होगा, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, बिलोंग टू H। अगर A E नहीं है, अच्छा A E नहीं है उसको क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि अगर हम E पे ये कैलकुलेशन करते हैं तो सारे सेम एलिमेंट आ जाएंगे, इसलिए ऐसा किया। तो क्लोजर लॉ से a स्क्वायर a क्यूब ये सारे h में बिलोंग करेंगे। h कैसा है, फाइनाइट, और ये कितने एलिमेंट हैं, इनफिनिट। इसका मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेम वैल्यू रिपीट कर रहे होंगे, मतलब उनका आंसर सेम आ रहा होगा। क्योंकि अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट आंसर आ जाए तो ये कितनी कलेक्शन हो जाएगी, इनफिनिट डिस्टिंक्ट एलिमेंट की कलेक्शन हो जाएगी, और वो सारे h में बिलोंग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि h फाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि हमें दो ऐसे नेचुरल नंबर मिलेंगे i और j में जो दो कोई ना कोई दो इक्वल हो जाएंगे। अब जिसको आपने छोटा एज्यूम किया हुआ उसकी माइनस पावर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम शो करना, हमारा एम क्या है, a का इनवर्स h में बिलोंग करता है, ये प्रूफ करना है, एग्जिस्ट करता है और h में बिलोंग करता है। तो हम शो करना चाहते हैं a का इनवर्स ये है, तो ये पहली बात तो h में जाना चाहिए और a का और इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ये h में कैसे जाएगा, h में हमने क्या क्या प्रूफ कर रखा है, h में हमने प्रूफ कर रखा है भाई a स्क्वायर a क्यूब है, ये सब। तो i ग्रेटर देन j है, तो i माइनस j पॉजिटिव, i माइनस j, अच्छा यहां पर देखो i और j नेचुरल नंबर्स हैं और डिफरेंस है 0 से बड़ा, तो क्या होगा, मिनिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये 1 ले लिया, 1 को शिफ्ट कर दिया। अब हम शो करना चाहते हैं 0 नहीं है सपोज, तो 0 नहीं है तो कैसे करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन से किया, लेट इफ पॉसिबल 0 है, मान लिया कि 0 है तो ये 1 आ जाएगा। i माइनस j की वैल्यू यहां पर लिखी तो a की वैल्यू e आ जाएगी, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी क्योंकि a की वैल्यू e नहीं है। इसका मतलब है कि ये 0 नहीं हो सकता। अगर 0 नहीं हो सकता तो ये h में बिलोंग करता है, क्योंकि इस केस में जो केस 2 ले रखा है हमने उसमें a को e नहीं दिया हुआ आपने, इसमें a स्क्वायर है, तो अभी 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, करेक्ट। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए e आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट से हम कह सकते हैं कि वो उसका सबग्रुप है। ओके ओके, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 3.4, कहता है लेट G be a group and A belonging to G, A is an element of a group, then this set, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सेट जनरेटेड बाय A, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप जनरेटेड बाय A। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ओके, सो डेफिनेशन ऑफ दिस, सो दिस इज a collection of elements where n belonging to integers। तो इस सेट का मतलब ये होता है, मतलब उस एलिमेंट की सारी नेचुरल नंबर्स पावर्स और उनके इनवर्स भी साथ में है ना, इसलिए वो इंटीजर लिख देते हैं। नेचुरल नंबर, नेगेटिव पावर्स और 0 पावर भी लेते हैं, आइडेंटिटी भी लेते हैं, करेक्ट। तो कभी भी अगर आपको ऐसा निकालना है तो इसका मीनिंग हमेशा ये रहेगा ग्रुप थ्योरी में। तो अभी फिलहाल हमको शो करना है कि जो ऐसा सेट होता है वो सब ग्रुप बन जाता है G का। और यहां पर आप देखेंगे कि G पे कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सिंपली G इज ए ग्रुप, बस एक कंडीशन है कि A बिलोंग टू G है।
तो इस टाइप का जो सेट होता है, ये तो सिंबल है केवल, मतलब सेट ये है। सो दिस इज ऑलवेज ए ग्रुप। तो कैसे शो करें? नॉन एम्प्टी से शुरुआत करेंगे। तो क्लियरली इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? क्लियरली ए बिलोंग टू दिस सेट। क्योंकि इसमें वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मिनिमम आपको तो 1 दिखाना है नॉन एम्प्टी के लिए, तो n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो a की पावर 1 इसमें गारंटेड आ जाएगा, बिकॉज a तो आपके पास है। तो आपको पता चला कि a जो सेट है वो नॉन एम्प्टी है। ऑल्सो दिस बिलोंगिंग टू G। उसका रीजन सिंपल सा है, a बिलोंगिंग टू G, सॉरी a इज सबसेट ऑफ G। इसके अंदर ये सब चीजें हैं और a कहां पर है? G में है। तो a पे कितनी भी पावर लगाओगे तो G में ही जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो सारी पावर्स हैं वो G में ही है। अब हम लगाना चाहते हैं इसमें 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट। लेट x, y बिलोंगिंग टू दिस। अगर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है लिखने में तो आप इसका नाम h भी रख सकते हो, h इज इक्वल टू ये। तो इसमें जो एलिमेंट होता है वो कैसे होता है? a की पावर में होता है, a की पावर में। और ये पावर कैसे होती है? पावर होती है इंटीजर। ओके, तो मैं इसमें 1 स्टेप सबग्रुप टेस्ट ही लगा देता हूं। 2 स्टेप फालतू में बड़ा क्वेश्चन होगा। a रेज टू पावर n और a रेज टू पावर m माइनस 1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? a रेज टू पावर m and you can write this as a raised to power n minus m. This belonging to this because n minus m easily belonging to z. mn z में है तो n minus m z में होगा। तो a की पावर n minus m और इसमें बिलोंग क्या करता है? a की पावर इंटीजर होनी चाहिए बस। तो ये इंटीजर है, बिलोंग करेगा। तो x y इनवर्स इसमें बिलोंग करा। सो बाय 1 step subgroup test, this is subgroup of G। 2 स्टेप सबग्रुप लगाना चाहते हैं उससे ही हो जाएगा, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 4-5 स्टेप बढ़ जाएंगे। अब एग्जांपल 9 देखो। एग्जांपल 9 ये कहता है U10 में ये सेट जनरेटेड बाय 3। अब सेट की जगह ग्रुप भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने अब इसको प्रूफ कर लिया है कि ये सब ग्रुप है। तो हमें निकालना है ग्रुप जनरेटेड बाय 3 इन U10। तो पहले मैं U10 रिकॉल करता हूं। U10 में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 3 7 9। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या होती है? 3 की पावर n, n बिलोंग टू z। ओके, बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऑपरेशन कौन सा है। बी केयरफुल। अगर ऑपरेशन एडिशन हो सो दिस कन्वर्टेड टू NA, ये प्रोडक्ट ऑपरेशन है। तो U10 का ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, तो पावर नहीं रहेगा। अब इसमें पावर लगाना शुरू करो। अब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। और 27 के अकॉर्डिंग अगर U10 में बात करें तो कितना आएगा? 7, क्योंकि 27 को 10 से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा। फिर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होगा? 81, 81 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1। तो इस टाइप के सेट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब 1 आ जाए तो आप रुक सकते हो। क्यों रुक सकते हो उसका रीजन भी मैं बताता हूं। अब और एक पावर और बढ़ा दो, 3 की पावर 4 आ गए 1, अब 3 की पावर 5 निकालो तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर 3 की पावर 6 निकालोगे 7 8, मतलब यही 4 एलिमेंट बार बार सर्कुलेशन की तरह घूमते रहेंगे, तो और कोई नया एलिमेंट जनरेट नहीं होगा। नेगेटिव पावर की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एग्जांपल 10 देखो। तो Z10 में क्या क्या होता है? Z10 तो बहुत आसान है, 0 1 2 से लेकर 10 9 तक। आपको क्या चाहिए? जनरेटेड बाय 2। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये कैसा होगा? n into 2 where n belonging to integer, because
Z10 का जो ऑपरेशन होता है वो एडिशन में होता है, एडिटिव मॉड्यूलो n, एडिशन मॉड्यूलो n। तो यहाँ पर पावर नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे। तो n की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, तरीका सेम है दोनों में। n की वैल्यू 1 लिखो, कितना आएगा 2, फिर 2 लिखो 4, तो सीधा सा है ये, तो 2 का टेबल लिखना है आपको। 6 8 10, 10 मतलब 0। अब 0 पे रुक जाएंगे आप, जो भी आइडेंटिटी आएगी वहां रुक जाएंगे, क्योंकि आप 12 करो, अगर आप करना चाहते हो तो 12 पे ले जाओ, 10 के बाद 12 ही आएगा, तो 12 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, फिर 14 को 10 से डिवाइड करोगे 4, तो बार बार यही आने लगेंगे, तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे, ये 5 एलिमेंट आ गए। अच्छा, ये सब ग्रुप तो है, क्योंकि ये थ्योरम ही प्रूफ कर रखी है हमने कि इस टाइप से जो हम सेट क्रिएट करते हैं, दिस इज ऑलवेज ए सब ग्रुप, करेक्ट। एक और है इसमें लास्ट, हम अभी कर रहे हैं जो 11 जनरेटेड बाय -1, तो -1 कैसा होगा, n इंटू -1, n बिलोंगिंग टू z। और आपका सेट कौन सा है, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से बाइनरी ऑपरेशन में ग्रुप होता है, एडिशन में, ठीक है, इसलिए हमने n मल्टीप्लाई में लिखा है, पावर में नहीं लिखा। क्या आप सोच सकते हो n की वैल्यू नंबर लिखेंगे तो अलग अलग कौन कौन सा आएगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 लिखूंगा तो देखो कैसा आंसर आएगा, -1 -2 -3। और अगर मैं n की वैल्यू 0 लिख दूं तो 0, और अगर n की वैल्यू नेगेटिव लिख दूंगा तो -1 -2 लिखूंगा तो 1 2 3 आ जाएगा। तो आप यहां देख सकते हो कि आपका पूरा सेट z आ जाएगा। मतलब कि अगर आप -1 से जनरेट करो इसमें तो पूरा सेट z आ गया, लेकिन इनमें नहीं आया था, है ना, इसमें आ गया था। इसमें अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इसमें यहाँ पे 7 था ना, ये था, इसमें आ गया, ये वाला सेम है, ये 7 था, मैंने यहाँ 7 नहीं लिखा था, सॉरी। अच्छा, तो इस वाले में देखो आपने 3 से जनरेट किया, चारों एलिमेंट आ गए। इसमें 2 से जनरेट किया, इसमें नहीं आए सारे एलिमेंट, इसमें भी आ गए। तो किसी किसी केस में एक एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप जब बनाते हैं तो पूरा ग्रुप क्रिएट हो जाता है, और किसी में नहीं होता। तो अभी हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट आएगा जिसे हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप में ये जो एलिमेंट है ये बड़ा स्पेशल रोल प्ले करता है। और साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी होती है कि अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिससे जनरेटेड सब ग्रुप G के इक्वल हो जाए तो वो साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। और जिस एलिमेंट से ऐसा होता है उसको हम कहते हैं जनरेटर ऑफ द ग्रुप, करेक्ट। तो वो 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही, ओके। तो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, ये है डेफिनेशन मेन, यही है। बाकी फॉर्मेलिटी जो है वो लैंग्वेज की वो क्या है, द सेंटर ऑफ द ग्रुप इज डिनोटेड बाय द सिंबल ZG। ये ZG एक ही सिंबल है, Z इंटीजर का सिंबल नहीं है, ओके, इट्स ए ZG इज वन वर्ड। The center ZG of a group G is the subset of elements in G that commutes with every element of G। जो लैंग्वेज में लिखा है वही यहां पर डेफिनेशन में लिखा है। इस सेट के अंदर G के ही कुछ एलिमेंट होते हैं, लेकिन कौन से एलिमेंट होते हैं, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, AX इक्वल टू XA फॉर ऑल X बिलोंग टू। कभी कभी इस लाइन को समझने में थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है, तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेता हूं आपके लिए। सपोज मेरे पास 4 एलिमेंट है, अब मैं A को इन चारों के साथ कम्यूट करके देखूंगा कि अच्छा, एक एलिमेंट खुद के साथ तो हमेशा ही कम्यूट होता है, तो AB इक्वल टू BA है या नहीं, AC इक्वल टू CA है या नहीं, AD इक्वल टू DA है। अगर A चारों के साथ चारों के साथ कम्यूट कर रहा है तो मैं कहूंगा कि A इसमें है। फिर मैं B को चेक करूंगा, अगर B चारों के साथ कम्यूट कर रहा है, कम्यूट मतलब AB इक्वल टू BA, BC इक्वल टू CE, AD इक्वल टू DE, जो भी है, BD इक्वल टू DB,
अगर चारों के साथ कम्यूट कर रहा है तो इसमें ले लूंगा, अगर एक से भी मिस कर रहा है, मतलब मान लो 3 के साथ कम्यूट कर रहा है और एक डी के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, तो हम इसमें नहीं लेंगे। करेक्ट। सिमिलरली अगर सी 2 के साथ कम्यूट कर रहा है, बाकी 2 से नहीं कर रहा, तो हम नहीं लेंगे। सिमिलरली डी नहीं कर रहा तो नहीं लेंगे। तो एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे, अगर वो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो सेंटर में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इस तरीके से सेंटर ग्रुप क्रिएट होता है। तो अभी हमें प्रूफ करना है कि ये, अब इसी का थ्योरम है कि जो सेंटर है वो हमेशा ही ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है जी का। तो वही 4 प्रॉपर्टी हम 1 बाय 1 दिखाएंगे। सिंस E commute with every element of the group, therefore E belong to ZG, and this implies that ZG is non-empty. करेक्ट? क्योंकि E तो सबके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कम्यूटेटिव मतलब ये एक्स ई इक्वल टू ई एक्स करेगा ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है एक्स, और इन दोनों का कितना होता है एक्स, तो वो तो हमेशा इक्वल आएंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड सबसेट, सो बाय डेफिनेशन ऑफ ZG, ZG इज सबसेट ऑफ G, क्योंकि ZG में जो एलिमेंट ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, G के अंदर से ले रहे हैं, तो इसलिए G के बाहर का तो कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं इसमें 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का यूज करूंगा, वो थोड़ा इजी रहता है इसमें। तो एलिमेंट का जो नाम है वो A लिखा है यहां पर, तो मैं उसी के टाइप के ले रहा हूं ताकि देखने में आसान लगे। लेट A बी बिलोंगिंग टू ZG। अब ZG में होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है AX इक्वल टू XA एंड Bx इक्वल टू XB फॉर ऑल X बिलोंग टू G। अगर कोई एलिमेंट ZG में बिलोंग करता है तो वो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव होगा। तो लिख दिया। हमें शो क्या करना है कि A इंटू बी, और इसी में दिखा देता हूं A इनवर्स बिलोंग टू ZG। ये 2 चीजें शो करनी है। अगर ये दोनों शो कर दिए तो उसमें 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ये सब ग्रुप बन जाएगा। तो कैसे शो करेंगे हम? कोई चीज ZG में कैसे जा सकती है? ZG में जाने के लिए तो एक ही कंडीशन है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। सो लेट X बिलोंग टू आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ G। अब देखते हैं X के साथ अगर A भी कम्यूट कर गया तो ZG में चला जाएगा। तो हम एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। अब इसमें BX, ये BX है ना, BX को क्या लिख सकते हैं XB। फिर एसोसिएटिव लॉ लगाओ, AX को क्या लिख सकते हो XA, ये रहा। AX को क्या लिख सकते हैं XA। फिर एसोसिएटिव लॉ लगाओ, तो आप देख रहे हो ABX इक्वल टू XAB हो गया। इसका मतलब AB बिलोंग करा ZG में। करेक्ट। अब इस वाली प्रॉपर्टी की बात, कंसीडर दिस इक्वेशन AX इक्वल टू XA। तो प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि A ZG में बिलोंग कर रहा है, और ZG में जो एलिमेंट आते हैं वो G में से आते हैं, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ग्रुप में। ओके, सो कैसा हो जाएगा A इनवर्स XA। नेक्स्ट है पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। तो पोस्ट मल्टीप्लाई में पीछे की तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। तो क्या देख पा रहे हो आप, A इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव हो गया है। तो A इनवर्स बिलोंग टू ZG। सो बाय 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट
टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट ZG is subgroup of G. So by two step subgroup test ZG is subgroup of G. Okay. तो इस सेक्शन में हमारी थ्योरी पोर्शन में एक डेफिनेशन और रह गई है, नेक्स्ट उसको करते हैं सेंट्रलाइजर को। ओके, तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंट्रलाइजर ऑफ A इन G। तो इस डेफिनेशन में क्या होता है कि ग्रुप का एक एलिमेंट फिक्स होता है स्मॉल a और उसके रिस्पेक्ट में एक सेट क्रिएट करते हैं। तो क्या कहते हैं, द सेंट्रलाइजर ऑफ A इन G CA इज द सेट डिफाइंड एज दिस। यहां पर जो CA सेट है उसको हम सेंट्रलाइजर कहते हैं। और ये सेंटर की डेफिनेशन से डिफरेंट किस टाइप से है, मान लो आपके पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है A B C। तो A किससे कम्यूट करता है, A B C तीनों से। B किससे कम्यूट करता है, B और C से। और C किससे कम्यूट करता है, सिर्फ C से। तो अगर मैं इसमें सेंट्रलाइजर की बात करूं और सेंटर की बात करूं, तो सेंट्रलाइजर में और सेंटर में क्या डिफरेंस है। सेंट्रलाइजर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बनता है और जो सेंटर है वो जनरल है। तो सेंटर में वो एलिमेंट आता है जो सबके साथ कम्यूटेटिव होता है। तो मैंने कहा A तीनों के साथ कम्यूटेटिव है, तो इसमें A आएगा और किसी के साथ तो नहीं है। सपोज मैं यहां A भी लिख देता हूं कि B भी तीनों के साथ कम्यूटेटिव है, तो इसमें B भी आ जाएगा, बट C नहीं आएगा। ओके, अच्छा, अब CA की बात करते हैं। तो CA में सिर्फ A को चेक करना है, CA में सिर्फ A के साथ कम्यूटेटिव चेक करना है। A जिसके साथ कम्यूटेटिव होता जाएगा वो इसमें लिखते जाएंगे। तो A किसके साथ कम्यूटेटिव है, तीनों के साथ है, तो A B C। तो इन एनी हाउ वट एवर बी द वैल्यू ऑफ A, हमेशा ध्यान रखना कि जो ZG होगा वो CA का सबसेट ही होगा। एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन भी है वैसे तो कि शो दैट ZG सबसेट ऑफ CA, और ये इक्वल भी हो सकते हैं अगर ये कंडीशन फॉर ऑल A ट्रू हो जाए तो हमेशा जो ZG है वो छोटा होता है CA से। तो इसी में अभी फिलहाल हमें क्वेश्चन शो करना है आगे कि सेंट्रलाइजर इज ऑलवेज ए सबग्रुप ऑफ द ग्रुप। तो नॉन एम्प्टी कंडीशन से ही शो करेंगे। CA ये है, CA को मैं दोबारा प्रूफ में लिख लेता हूं एक बार। CA इज कलेक्शन ऑफ ऑल स्मॉल g such that GA equal to AG। तो कैसे करें इसको, आप देखो फर्स्ट कंडीशन। तो इस सेट के अंदर G आएगा, G जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सिंस EA equal to AE therefore E belonging to CA, this implies CA is non-empty। एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें A को आपको छेड़ना नहीं है, A कभी नहीं हिलेगा। A के साथ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, A नहीं, A के साथ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो एलिमेंट CA में होगा। तो E वैसे सबके साथ ही कम्यूटेटिव होता है, तो E A के साथ कम्यूटेटिव है, इसलिए E इसमें है। सबसेट की बात तो क्लियरली या बाय डेफिनेशन ऑफ CA कि CA जो है सबसेट है G का, क्योंकि CA में G के ही एलिमेंट लेते हैं। नेक्स्ट इसमें 2 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट A, B बिलोंगिंग टू CA। अच्छा, A भी नहीं ले सकते, थोड़ा A क्योंकि फिक्स एलिमेंट है तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं, XY ले लेते हैं। तो XY बिलोंगिंग टू CA, तो XA AX एंड YA इक्वल टू AY। इस थ्योरम में और सेंटर वाली थ्योरम में मेन डिफरेंस क्या है, उसमें एक फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ द G वाली कंडीशन साथ में होती है, इसमें वो नहीं है। हमें इसमें प्रूफ क्या क्या करना है, देखो हमने ये 2 एलिमेंट ले रखे हैं, हमें शो करना है XY और X इनवर्स CA में बिलोंग करते हैं। CA में कोई चीज कब बिलोंग करेगी, जब A के साथ कम्यूटेटिव होगी। ओके, तो हमें चेक करना है कि ये A के साथ कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो हम लिखेंगे XY और A।
तो एक्स वाई इंटू ए लिखा हमने, तो अब इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। तो इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई ए। अब वाई ए की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं, ए वाई। फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाओ, एक्स ए वाई। एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, ये रहा। फिर इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाओ, तो आपने क्या देखा, एक्स वाई ए इक्वल टू ए एक्स वाई, मतलब जो एक्स वाई एलिमेंट है वो ए के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो सी ए में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी को कंसीडर करो। एक्चुअली इसका प्रूफ है ना बिल्कुल सेम है, ये सेंटर वाले प्रूफ आप देख सकते हैं, एक एक वर्ड सेम लिख रहे हैं, बस वो जो ऑल एक्स बिलोंग टू जी वाली कंडीशन थी वो इसमें नहीं होती। ओके, तो प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स इनवर्स, तो एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स इनवर्स ए एक्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स ए। सो दिस इंप्लाइज, अब देखो एक्स इनवर्स ए के साथ कम्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इनवर्स बिलोंगिंग टू सी ए। सो बाय टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट सी ए इज सबग्रुप ऑफ जी। ओके, तो यहां पर हमारी चैप्टर 3 की थ्योरी ओवर हो जाती है गैलेन की बुक से। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।